हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ बिहार स्पेशल। दोस्तों, आज से हम एक नए कोर्स की एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे हमारी कोशिश होगी कि कंप्लीट बिहार स्पेशल को बिहार के हर एक एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करें। जहां पे सिर्फ बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को तो हम ध्यान में रखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो एग्जाम्स बिहार में हो रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस का पार्ट है, उन सारे एग्जाम्स के भी डिमांड को यह कोर्स फुलफिल करेगा। यानी कि सीधा और साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो बीपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जिसको क्वालिफाई कर कर आप डीएसपी एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में ये कोर्स जो है अल्टीमेट जो है सॉल्यूशन बनकर निकलेगा आपके क्वालिफिकेशन में, आपकी सिलेक्शन में। क्योंकि हम सब जानते हैं ना, ये सिंपल सी बात है कि भाई बिहार स्पेशल जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का पार्ट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। लेकिन बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कुछ समय में कुछ घटनाएं हुई हैं जहां पे हमने देखा कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर आउट हो जा रहे हैं, क्वेश्चंस लीक हो जा रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम ज्यादातर एग्जाम में 2 लेवल करेंगे, यानी कि प्रीलिम्स भी लेंगे, मेंस भी लेंगे। तो अब जो है कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है जहां पे ये कोर्स आपको सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प ना करे बल्कि मेंस में भी हेल्प करे। अधिकतर वीडियो जो आप देखेंगे यूट्यूब पे या फिर कोर्सेस पे भी, वो सिर्फ प्रीलिम्स के डिमांड को देखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। मेंस का एक भी क्वेश्चन उन कोर्स को करने के बाद आप बना नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते, क्योंकि 250 शब्दों में 150 शब्दों में जो है लिखने के लिए आपको एक क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉपर कंटेंट। कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस कंटेंट पे एनालिसिस कैसे करनी है ये आपको मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कंटेंट बिल्ड करना है, यानी कि रॉ मटेरियल तैयार करना है। और जब हमारे पास आटा आ जाएगा तो रोटी तो हम बना ही लेंगे ना। तो पहले रॉ मटेरियल हम रेडी करेंगे, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द रॉ मटेरियल, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फॉर्डर, वी विल डायरेक्टली जंप टू एनालिसिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, ताकि ये पेपर में, इस पेपर की प्रिपरेशन में जब मेंस में भी कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सके। क्लियर बात है? आवाज आ रही है ना आप सबको? हाँ, नहीं तो पता चले कि मैंने क्लास बहुत सारी रिकॉर्ड कर दिए हैं, उसमें आवाज ही नहीं जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन में आपको तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इम्पॉसिबल क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, टफ, मॉडरेट और इजी, 4 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। खासतौर पे बिहार स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो बिहार स्पेशल से एवरी ईयर मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैं स्टैटिक की भी बात कर रहा हूं और डायनामिक की भी बात कर रहा हूं। डायनामिक कहने का मतलब यहां पे ये है मेरा कि करंट अफेयर, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे। अब ये 25 से 30 क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? इम्पॉसिबल, टफ, मॉडरेट और इजी। एग्जाम में इस कोर्स को करने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, इस कोर्स को करने के बाद आप ये जो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, उसको आप हमेशा, ऑलवेज यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस हु कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट एज वेल एज इजी। ये तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबल एंड टफ। अच्छा, ये हमारी क्लास जो है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, मैं कभी कभी हिंदी बोलूंगा, कभी कभी इंग्लिश भी बोलूंगा। देखो दोस्तों, बिहार स्पेशल की जहां तक बात करें, बीपीएससी की प्रिपरेशन की जहां तक बात करें, हिंदी में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले बीपीएससी के बहुत कम आपको टीचर्स मिलेंगे प्योर इंग्लिश में। इसीलिए ये जो कोर्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि बाइलिंगुअल मोड में, इंग्लिश मोड में जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ठीक बात है? तो मैंने बताया कि आप ये कोर्स करने के बाद आप इजीली मॉडरेट और इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ये क्लियर है? तो फिर इसमें क्या करना है इम्पॉसिबल और टफ क्वेश्चन में? प्लीज
आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक अ रिस्क, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। अब मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो? बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट व्हाट, कि हमारे पास इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग से हमें बचना है ना। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क लेना जरूरी होता है लाइफ में, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क अगर नहीं लेंगे ना आप, तो मुंह के बल गिर जाएंगे और फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। और प्रीलिम्स जब खराब हो जाएगा तो मेंस कैसे लिखेंगे आप? मेंस कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए मुझे, समझ में आ रही है? तो इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने का, ट्राई टू अवॉइड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई हिंट है आपके पास और उस हिंट से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इम्पॉसिबल वाले क्वेश्चन को, तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई टेक्निक याद आ रहा है जो मैंने क्लास में आपको बताई हुई है और वो टेक्निक का इस्तेमाल कर कर आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, तो आराम से बना लीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी एक्यूरेसी कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आप गेस भी करते हैं ना, गेस भी करते हैं कि ये ऑप्शन सही है, तो सही हो जाता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी, तो रिस्क लीजिए, बनाइए इसको। समझ में आ रहा है? इंट्यूशन आ रहा है आपको कि ये ABCDE, अब तो 5 ऑप्शन है आपके पास एग्जामिनेशन में, 5 ऑप्शन आएंगे आपको, तो 5 ऑप्शन जो आएंगे आपको लग रहा है कि सी ही होगा, ये इंट्यूशन आ रहा है अंदर से, तो बनाइए। लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को नेवर एवर स्कीप द मॉडरेट एंड इजी टाइप क्वेश्चन, नेवर एवर। इन दोनों क्वेश्चंस, ये तो 2 कैटेगरी क्वेश्चंस हैं। देखो ध्यान रखना है हमें कि इस एग्जामिनेशन को अगर मान लो कि 5 लाख लोग दे रहे हैं, तो प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं ना। अरे हिस्ट्री तो सभी पढ़ रहा है, कौन बच्चा है बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री पढ़ ही रहा है वो, ठीक है। साइंस पढ़ ही रहा है, बिहार स्पेशल पढ़ ही रहा है वो, बिहार स्पेशल, और अंतिम दिनों में करंट अफेयर पढ़ ही रहा है। क्योंकि हर बीपीएससी एस्पिरेंट को पता है कि अगर इन चारों सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए, 1, 2, 3 और 4, तो 100 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे आपके आसानी से, 90 से 100 नंबर, 90 से 100 नंबर तो यही 4 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा, 25-30 क्वेश्चन साइंस से, 25-30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से, 25-30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से। तो ये तो सभी पढ़ रहे हैं, आपको कहां फोकस करना है? ये तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, सेफ रहने का मतलब क्या है कि हर वो बच्चा जिसके नंबर 110 आ रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, 110 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 150, वो बच्चा सेफ है इस एग्जाम में, आसानी से जो है प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा। और ये बात तो समझ लीजिए आप कि ये प्रीलिम्स क्लियर करने का एग्जाम है ही नहीं, ये तो एग्जाम है मेंस का। बीपीएससी की प्रिपरेशन में आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जो बीपीएससी की प्रिपरेशन में ज्यादातर बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। ज्यादातर बच्चे मैं बोल रहा हूं, ज्यादातर, सारे बच्चे नहीं, ज्यादातर, मोस्टली। क्यों? क्योंकि ये बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इनको अप्रोच पता है और ये क्लियरली जानते हैं कि भाई प्रीलिम्स से कुछ नहीं होने वाला है, सारा गेम तो मेंस का है, मेंस का है। ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका पूरा जीवन जो है ना, पूरा जीवन घटना चक्र से लेकर लूसेंट से लेकर ये जो है ना एमसीक्यू सॉल्व करते रह जाते हैं, ये मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करते। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। व्हाट इट मीन सर? इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन यू मस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स फोकस, मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन इज द डिमांड ऑफ द टाइम। इस टाइम का यही डिमांड है। और अगर ऐसा प्रिपरेशन आप नहीं करना है तो आप समझ जाइए कि आप पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान आपने बना लिया है और 5 साल तक जो है आप तैयारी करने वाले हैं, और उसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका दावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आज पहली क्लास है, और पहली क्लास इज लाइक अ ओरिएंटेशन क्लास। और इस क्लास में मैं आपको भली भांति यह समझा देना चाहता हूं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो मेंस ओरिएंटेड प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर कर इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते।
क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर तो जुड़ता ही नहीं है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में। जब प्रीलिम्स का नंबर जुड़ता ही नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो इसको कराया क्यों जा रहा है इस एग्जाम को? क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम का फॉर्म का पैसा हो गया है 100 रुपया। अब जो दरोगा का जो तैयारी करता था, जो हवलदार कांस्टेबल का जो तैयारी करता था, जो ग्रुप डी की तैयारी करता था, वो भी फॉर्म भर रहा है इसका, फॉर्म भर के बैठ जाता है परीक्षा देने। तो प्रीलिम्स इज अ एग्जाम बट नॉट फॉर सिलेक्शन बट फॉर रिजेक्शन। तो ये उन लोगों की छटनी कर देनी है जो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। तो सीरियस एस्पिरेंट कौन है? हु इज अ सीरियस एस्पिरेंट? सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट वो है जो क्या कर रहा है, जो अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, अपने सिलेबस को अच्छे से उसने कवर कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने बना रखे हैं, आंसर राइटिंग कर रखी है, उसके बाद से मॉक टेस्ट देता है, रिवीजन करता है, प्लस जो एसे का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रैक्टिस कर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है एक सीरियस एस्पिरेंट की फीचर्स। और इसमें 2-3 चीजें हैं वो तो काफी महत्वपूर्ण है कि हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, और खास करके मेंस के जो टॉपिक्स हैं, मेंस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए आप एसडीएम बनना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने ये लड़की बैठी है ना, मान लीजिए आपका नाम शिखा है, और शिखा से मैंने पूछा कि बताओ शिखा कि तुम एसडीएम बनना चाहती हो, जब तुम एसडीएम बनोगी तो सबसे पहले तुम क्या करोगी, तुम किसके लिए काम करोगी? तो इसने बोला कि सर मैं तो वुमेन्स के लिए काम करूंगा, वुमेन के लिए काम करूंगी। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि ये वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं, वल्नरेबल सेक्शन, बिकॉज वुमेन इज अ पार्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा होगा ना, उसको ये समझ में आ गया होगा कि वल्नरेबल सेक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिहार स्पेशल पढ़ाने वाला हूं। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा फोकस बस इतना है कि आप सिलेक्टेड हो। भले मैं बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? देन यू मस्ट गेट सिलेक्टेड, यू मस्ट गेट सिलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन सिर्फ 500 रैंक लेकर नहीं आना है, सिलेक्शन उस पीडीएफ के पहले पन्ने में आपका नाम होना चाहिए, वही रियल मायने में सिलेक्शन है। सिलेक्शन तो 800 रैंक पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 900 रैंक पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं बीडीओ के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं? नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आप तैयारी नहीं करते हैं। आपका सपना होता है कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएसपी बनना है। इन 2 पोस्ट के अलावा तो आप कोई सपना ही नहीं देखते हैं। तो ये 2 पोस्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आने पड़ेगा टॉप रैंक्स में, टॉप 50 में, टॉप 100 में, और यही मकसद होना चाहिए आपका। तो मैंने बोला शिखा से कि भाई आप क्या करोगी, किसके लिए काम करोगी? इंटरव्यू देने आई, मैंने पूछ दिया, उसने बोला कि मैं सर वुमेन के लिए काम करूंगी। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं महिलाएं, दे आर वल्नरेबल्स। मैंने पूछा कि भाई भारत में कितनी महिलाएं हैं? उसने कहा कि सर भारत में लगभग 49% महिलाएं हैं, यानी 150 करोड़ की आबादी है तो 70 करोड़ महिलाएं हैं। तो मैंने पूछा कि क्या 70 करोड़ जो महिलाएं हैं क्या वो सारी वल्नरेबल्स हैं? अब यहां पे जो कैंडिडेट है मेरा वो फंस गया, क्योंकि सारी वुमेन वल्नरेबल नहीं है भाई। नीता अंबानी वल्नरेबल नहीं है। नीता अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन यहां पे मेरा कैंडिडेट क्या कह रहा है कि सर मैं वुमेन के लिए काम करूंगा। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं इसलिए। मैंने पूछा क्या सारी महिलाएं वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं? कैंडिडेट फंस गया। तो हमें क्या करना है? देखो वुमेन के लिए काम करोगे गलत बात नहीं है, काम करना है वुमेन के लिए, लेकिन इसके सामने अगर 2-3 वर्ड अगर हम अटैच कर दें ना, तो हमारा आंसर क्या लाजवाब हो जाएगा। जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड मेंबर है वो सुन के दिल उसका गदगद हो जाएगा, और जहां पे वो 100 नंबर देने वाला था आपको 120 नंबर देगा। क्या वर्ड ऐड कर देना है? आपको बोल देना है कि सर मैं पुअर वुमेन के लिए काम करूंगी। वुमन है, वुमन को रहने दो, लेकिन इसके आगे वर्ड ऐड कर दो कि मैं पुअर वुमन के लिए काम करूंगी सर। अच्छा, इससे अच्छा 10 नंबर और बढ़ाना है तो यहां पे लिख दो दलित। सर मैं दलित पुअर वुमेन के लिए काम करूंगी। मैं पूछूंगा क्यों? तो ये दलित पुअर वुमेन जो है ना वो वल्नरेबल सेक्शंस में आती हैं। मैं बोलूंगा वाह क्या बात है। तो मैंने क्या किया, इस वर्ड के साथ कुछ एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए एक तरीके से, और इससे क्या हुआ, अब मैं प्रॉपर, पहले क्या था वुमन,
प्रॉपर पूरा वुमन आ गई। अब मैं बोल रहा हूं कि वुमन में मैं इस सेक्शन के लिए काम करूंगी सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? तो आप काम तो करो महिलाओं के लिए, लेकिन सारी महिलाओं के लिए काम नहीं करना है। अरे उन महिलाओं के लिए क्यों काम करना है भाई जो अपने जीवन में अच्छा काम कर रही है, जो करोड़ों रुपए कमा रही है, एम्पावर्ड है। मान लो कोई ऑफिसर बन गई सेना में, एयरफोर्स पायलट है, भाई वो एम्पावर्ड है, उसको नीड नहीं है। नीड किसको है? एक गांव में रहने वाली दलित पुअर वुमन को, जिसके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाया, जिसके पास जो है कोई मतलब लिटरेसी नहीं पहुंच पाई, किसी तरह का उसका एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रही है, उसको ज्यादा नीड है ना। और एक सिविल सर्वेंट काम क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द सिविल सर्वेंट? एक लाइन में बताता हूं, एक लाइन में आंसर इसका, टू एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसीज, नथिंग एल्स। एक लाइन का आंसर है to execute and implement the policies of the government is the primary function and the role and the work of the civil servant in India in a democracy. समझ में आ रही है बात? बिहार स्पेशल आपको बहुत लोग पढ़ाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई अक्षांशीय लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, इतना किलोमीटर ये है, इतना किलोमीटर ये है, 22 मार्च को ये हुआ, 1911 में ये हुआ, ये सब कोई बताएगा, मैं भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको क्या बनाना चाहता हूं? थिंकिंग क्रिएचर। मैं आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना चाहता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू इन योर पर्सनालिटी टेस्ट एज वेल एज इन योर मेंस पेपर, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो इन्हीं 2 एग्जाम्स पे बनता है, और इसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा, इसी के बेसिस पे हमारा रैंक मिलेगा, इसी के बेसिस पे हमें जो है सर्विस मिलेगा। समझ में आ गया बात? लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास कंटेंट हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, है ना, तब होगा। जब आपके पास फॉर्डर तैयार हो तब ना आप लिखेंगे। अरे ABCD जिसको नहीं पता वो सेंटेंस लिखेगा क्या? क्या सीधा बात आपको समझ में आ गया क्या? जिसको ABCD नहीं पता है वो कभी सेंटेंस नहीं लिख सकता। क ख ग घ जब तक नहीं आएगा तो राम आम खाता है ये नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक बात है? इसीलिए पहले क ख ग घ ABCD ये सीखेंगे हम। तो शुरू करें क्लास को। आज की क्लास को शुरू करें। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं जो बताना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, आपको वो बात समझ में आ गई। तो हम जो है अब बिहार दर्पण की बात करने वाले हैं। एंड बिहार दर्पण इज द अल्टीमेट रिवीजन कैप्सूल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर अ कंप्लीट बुक फॉर ऑल बिहार एग्जाम्स। Bihar Darpan is the complete solution for all the competitive exams which include the syllabus, the portion of Bihar Special. Okay, let's start. ये बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं, ये हमारे जो है ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ कंटेंट है जो हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अरे इंट्रोडक्शन पे बात करने की क्या जरूरत है सर? बचपन में आप स्कूल गए होंगे, बड़े हुए होंगे तो कॉलेज में गए होंगे। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछता है आपसे? अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। जब आप बिहार से जाते हैं स्वीडन में, नॉर्वे में, अमेरिका, वहां पे जाते हैं तो कोई पूछता है बिहार से हैं आप, बताइए बिहार के बारे में। तो बिहार का आपको परिचय देना पड़ेगा। So you must have a detailed knowledge about the geography of Bihar, the polity of Bihar, economy of Bihar, tourism of Bihar, administration of Bihar, each and every aspect related to Bihar. क्योंकि बिहार कोई नया राज्य नहीं है, बिहार कोई नया प्रदेश नहीं है। इसका जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है। पाषाण युग से हम इसका एक जगह है छपरा में जिसका नाम है चिरांद, वहां से हमें पाषाण युग यानी कि स्टोन एज टाइम पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो बिहार है ये आज का प्रदेश नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुराना है। और जब मैं बात करता हूं स्टोन एज की, जब मैं बात करता हूं पाषाण युग की,
तो ये स्टोन एज का टाइम पीरियड क्या है? 5 लाख बीसी से भी पहले, 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी टू 3000 बीसी, ये टाइम पीरियड है पूरा स्टोन एज का। स्टोन एज में क्या आता है? पैलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज, ये पढ़ा होगा आपने, और नियोलिथिक फेज। तो हमें तो चिरांद से मिल रहा है इतनी पुरानी एविडेंस, यानी कि बिहार हमारा आज का नहीं है। ये 100, 2 साल, 300 साल, 400 साल का इतिहास नहीं है बिहार का, हजारों लाखों साल पुराना इतिहास है। इस बिहार के बारे में आज हमको पढ़ना है। इस बिहार के बारे में आने वाले 15 से 20 क्लास में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट ही है। जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोशिश ये होगी मेरी कि पहले प्रीलिम्स और मेंस का कुछ कंटेंट मैं डिलीवर कर दूं, आखिरी के 3-4 क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड हमारा क्लास होगा, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड। यानी कि आखिरी के 4-5 क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको प्रीलिम्स का कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? मेंस का मिलेगा आखिरी के 3-4 क्लास में। तो अभी हम शुरू में प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, आखिरी के 3-4 क्लास में सिर्फ मेंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन 10-15 क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको कुछ जानकारी हो जाएगी, आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा बिहार के बारे में। और फिर मैं जब आपको बताऊंगा मेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे आंसर राइटिंग कराऊंगा लाइव, तब आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, सोचते कैसे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, आपका परमिशन है, आपका इजाजत है। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के बारे में जानना। दोस्तों ये जो बिहार है, देखो अच्छा ये बता दूं, मेरे को पीपीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पीपीटी इसलिए लगा हुआ है ताकि आपको पता चले कि सर ने बिना कुछ छोड़े, बिना एक वर्ड को छोड़े हमें सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया। प्लस 3 चीजें होती हैं, एक तो लिखना होता है, एक बोलना होता है और एक दिखना है। ऑडियो, विजुअल और राइटिंग। ऑडियो, विजुअल और राइटिंग, ये तीनों जब सामने होती है ना तो दिमाग में चीजें जल्दी घुसती हैं, है ना। मैं बोल भी रहा हूं, आप पीछे देख भी रहे होंगे, तो दिमाग जो है ना उसको जल्दी ग्रैस्प करता है, ये भी एक रीजन है। चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट और अपने टॉपिक को। तो आज का जो बिहार है, BIHAR, ये स्पेलिंग है हमारे बिहार की। लेकिन ये बिहार का जो नाम है वो हमेशा से ये नहीं था, हमेशा से ये नहीं था बिहार का नाम। तो फिर क्या था? इसका नाम था VIHAR, विहारा। विहारा का मतलब क्या हुआ? विहारा का मतलब हुआ मोनेस्ट्रीज, और मोनेस्ट्रीज इज द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। मोनेस्ट्री इज द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। तो मोनेस्ट्री में मॉन्क्स रह रहे हैं। अब ये कब की बात हो रही है? आपको पता होना चाहिए, भारत के जब इतिहास को हम देखते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th सेंचुरी BC में 2 धर्मों का उदय होता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो चाहे गौतम बुद्ध हो, सिद्धार्थ हो, इनका जीवन जो है बिहार से भली भांति जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे, कौन सी नदी के किनारे, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग आने वाले समय में। लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये प्लेस था हमारा, और यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी। उदंतपुरी, बहुत सारे महाविहारा भी थे, उदंतपुरी महाविहारा, विक्रमशिला महाविहारा, नालंदा महाविहारा। तो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविहारा ये थे। यहाँ पे बहुत सारी आपको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती थी, इसीलिए हम इसको बिहारा कहते थे। आप दिल्ली में आएंगे ना तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा मयूर विहार। मयूर विहार ऐसे करके ना आपको जो है बहुत ऐसे जगह देखने को मिलेंगे जहां पे विहार जो है वर्ड जुड़ा हुआ है। ऐसे गार्डन, टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन, ये सब जगह है दिल्ली में, गार्डन वर्ड जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की कहानी है, तो पहले हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी, तो इसको बिहारा कहा जाने लगा। अब 1206 में क्या होता है? 1206 के आसपास तुर्कों का, अरबियों का आक्रमण होता है, आगमन होता है, अरब इन्वेजन होता है, तुर्किश इन्वेजन होता है 1206 में। आपको पता होगा कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था भारत में, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की जब बात करता हूं तो सबसे पहले आता है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी,
सिकंदर लोदी, नाम सुना होगा, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है मेडिवल हिस्ट्री में। तो 1206 से 1526 ये लोग जब, और 1526 से लेकर 1707 तक इसका है मुगल्स का टाइम पीरियड है। इसमें आपको देखने को मिलेगा बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, सॉरी शेर शाह सूरी, सूर्य एम्पायर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मुगल्स जो है वो 1857 तक रहते हैं, 1857 तक। लेकिन ये जो है ये बहुत ही पावरफुल मुगल्स हैं, इसीलिए इनको अर्ली मुगल्स कहा जाता है, अर्ली मुगल्स या फिर माइटी मुगल्स। इनके बाद के जो मुगल्स रूलर आए उनको हम लोग कहते हैं लेटर मुगल्स, वीक मुगल रूलर थे वो। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि 1206 के आसपास जब ये तुर्क आए, अरब आए, तो ये जो बिहारा है ना हमारा, तो ये व नहीं बोल पाते थे, तो व को ये ब बोलने लगे। उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती है ना, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं ना, उनका उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है। तो बिहार को वो लोग बिहार कहने लगे, तो व से ब हो गया और इस तरीके से हमारा बिहार बन गया। ठीक है, अभी यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि इन द 12th सेंचुरी, जो मैंने आपको बताया, इन द 12th सेंचुरी द रीजन केम टू बी नोन एज, ये सब जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये पीडीएफ में हमारे ऐप पे है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इन द 12th सेंचुरी द रीजन केम टू बी नोन एज बिहार बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड देयर। These monasteries were called viharas, which served as both residential place for Buddhist monk and places of worship. Prominent center of learning Nalanda, Mahavihar, Vikramshila, Udaipur, Mahavihar located in this region. Over the time, Arab Muslim invaders began referring to this cluster of monasteries as Bihar, and the name gradually came to be denote the entire region. सब वही बात है जो मैंने बताई आपको, अब वही लिखी हुई है यहाँ पे इंग्लिश में भी। अब देखो मैं समझा दिया, बता दिया, कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया, वो चीज लिखा हुआ भी मिल गया। अब समझ में आ रहा है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया और राइटिंग भी हो गया। ये पढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बिहार का मैप है, इसको तोड़ेंगे, बिहार के मैप को तोड़ेंगे। ठीक है, ये बिहार ऐसा है जिसको बार बार तोड़ा भी गया है, एक समय तोड़ा गया, एक फिर दोबारा तोड़ा गया, फिर तोड़ा गया, है ना। तो एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश, यानी कि आज का ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल को तो ही बांग्लादेश कहते हैं हम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आप देख लीजिए उड़ीसा, फिर आप देख लीजिए झारखंड, ये सब तो एक समय बिहार के ही हिस्से थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। और रूल कौन कर रहा था ये सब देखेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में सब कुछ देखेंगे। लेकिन आज के ये जो बिहार है हमारा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये तो जियोग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन चलिए फिर से, एक होता है इक्वेटर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, मुझे पता है आपने पढ़ रखा है। भाई आप बहुत तेज लोग हैं, तेज नहीं होते तो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही एक बहुत बड़ी बात है, और आपके अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा कि एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। ये हमारा ग्लोब है, कहीं पे आपको नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको टुंड्रा देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको टाइगर देखने को मिलेगा, फिर आपको टेम्परेट रीजन, टॉरिड रीजन, ये सब आपने देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, ये सब मुझे पता है, डोंट वरी, मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूं आपसे। ये 0 डिग्री है हमारा, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। इसमें भारत कहां पे है? भारत आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे आपको भारत देखने को मिलेगा, भारत यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और बिहार आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक बात है, बिहार आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। भारत कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है। और जब यहां पे बात करते हैं तो कोई कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छा बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने राज्यों से पास करता है? फिर कोई पूछता है कि बताओ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भारत के कितने राज्यों से पास करता है? ये सब सवाल होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये सब जो लाइन मैं बना रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? इसको लैटिट्यूड कहते हैं या लॉन्गिट्यूड? ये लेटा हुआ है, तो जब लेटा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। और ये देखो, चलो ऐसे बना देता हूं मैं, एक ग्रीनविच मेरिडियन, जीएमटी होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। जीएमटी आपने पढ़ रखा होगा ना, जीएमटी, ठीक है। एक इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है, बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में वो सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है।
अच्छा ये बताओ ये बनाते क्यों है? मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब ग्लोब में मुझे इस जगह पे बताना है कि यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस इमेजिनरी लाइन से पता चल जाता है कि अच्छा ये इतने डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, इतने डिग्री पे है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इससे हमें लोकेशन को फाइंड आउट करने में, स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट करने में काफी आसानी होती है, सहूलियत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सारे लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक बात। अब देखो यहां पे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। अगर हम बिहार को यानी कि सबसे ये वाला बाउंड्री देखें, ये वाले पॉइंट को देखें, क्योंकि सबसे आगे तक यही वाला पॉइंट है, और ये वाले पॉइंट को देखो, तो 3 4 5 3 4 5 याद रख लेना ऐसे, 3 4 5 3 4 5 गिनती है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ नहीं है ना, लॉन्गिट्यूड 345 किलोमीटर है। ठीक है। लैटिट्यूड लेटा हुआ ये कितना किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। और 483 जो है गौतम बुद्ध के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, 483 बीसी। अब बताइए आपकी 483 बीसी में गौतम बुद्ध के जीवन में क्या हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 483 बीसी में, समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, हमें याद कर लिया हमने, लॉन्गिट्यूड देख लिया 3 4 5, लैटिट्यूड देख लिया 383, सॉरी 483, माफ करना 483 हो गया हमारा लैटिट्यूड, और 345 हो गया हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दोनों किलोमीटर में है। ठीक बात है। अब जब किलोमीटर में है, एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, एरिया तो आपको पता ही है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसका जो शेप अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें पता चल गया किलोमीटर में, हमें एक्सटेंट पता चल गया कि भाई ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ बिहार का फैलाव कितना है। लेकिन हम इसको, मैंने क्या बताया था आपको कि वर्ल्ड मैप में देखना होगा और पता करना होगा कि बिहार कहां पे है। तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई 27 से 24 डिग्री, 27 से 24 डिग्री, 27 से 24 डिग्री पे जो है बिहार है, 27 से 24 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, बिहार है। तो वर्ल्ड में अगर आप चले गए केन्या, युगांडा पहुंच गए, युगांडा में कोई ज्योग्राफी का टीचर था, अब उसको बताना है कि भाई बिहार कहाँ पे है, तो आप सीधे बोलिए कि आप वर्ल्ड का मैप खोलिए और उसमें 27 से 24 डिग्री देख लीजिए, वहीं पे बिहार है। अब बताइए आप दुनिया के किसी भी कोने में, मान लीजिए आप अमेजन के जंगल में फंस गए और फिर आपको वहां पे कोई आदिवासी मिला, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, आप बोलेंगे मैं बिहार में हूँ, बिहार में छपरा से हूँ, छपरा से। अब वो छपरा जानता नहीं है, बिहार जानता नहीं है, वो जानता है मैप, जानता है मैप, इंडिया का मैप है, इंडिया नहीं वर्ल्ड का मैप है उसके पास, वर्ल्ड का मैप है। अगर आपको पता होगा कि मेरा बिहार 27 से 24 डिग्री के बीच में, उसको बताऊंगा 27 से 24, 27, वो समझ जाएगा कि ये बिहारी है। तो दुनिया में कहीं भी फंसे हो, बताने का क्या, इंडिया बोलोगे नहीं, मतलब उसको मालूम ही नहीं है इंडिया, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, उसके पास मैप है, सीधे बताओ 27 से 24 डिग्री हमारा घर है, वो छोड़ आएगा तुमको। तो 27 से 24 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, और 83 से 88 तुम्हारा हो गया लॉन्गिट्यूड। यानी कि इधर से अगर इधर देखा जाए तो 5 डिग्री का फर्क है, और इधर से इधर देखा जाए तो 3 डिग्री का फर्क है, 3 डिग्री, 3 डिग्री। 27 से 24 3 डिग्री, और 83 से 88 5 डिग्री का लगभग लमसम बता रहा हूं मैं। यानी कि हमारा जो ये क्या बोलूंगा इसको, लेंथ, लेंथ ही बोलेंगे ना, लेंथ हमारा ज्यादा है, विड्थ हमारा जो चौड़ाई है वो कम है, लंबाई हमारा थोड़ा ज्यादा है इधर। ठीक है, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल ऐसे बनता है ना, रेक्टेंगल में यही तो होता है। तो रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, और ब्रेथ जो होता है वो मतलब कि अपोजिट साइड ईच अदर होते, इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, लेकिन लेंथ यहाँ पे बड़ा है, विड्थ जो है इसका छोटा है, ब्रेथ जो है वो छोटा है। वैसे ही बिहार का भी है, 483 345, 24 27 83 88, 24 27 83 88, 24 27 83 88, बस हो गया। अब देखो बिहार के अंदर हम जाएंगे कि गोपालगंज कहाँ है, सिवान कहाँ है, छपरा कहाँ है, कैमूर कहाँ है, गया कहाँ है, किशनगंज, पूर्णिया, सब देखेंगे। 24 27 83 88, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। आपको याद रख लेना है, क्या याद रखना है, 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15, 83 19 50 और 88 70 40, इतना नहीं भी याद है ना आपको, इतना मतलब देखो एग्जामिनेशन को अगर आप देखा जाए ना तो भारत में 2 तरह के एग्जाम होते हैं। चलो बिहार का एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम वो होता है जहां पे जो सिलेक्टेड होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो ऑर्डर देते हैं, और एक एग्जाम वो होता है जहां पे जिनका सिलेक्शन होता है वो ऑर्डर लेते हैं। तो ऑर्डर लेने वालों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है, जो ऑर्डर देते हैं उनका क्वेश्चन पेपर अलग होता है।
जो ऑर्डर देते हैं उनका क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखेंगे वो बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। कभी आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ऑर्डर जो लेते हैं उनका ज़्यादातर वन लाइनर फैक्ट वगैरह ज़्यादा पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको इतना ध्यान है कि 83 से 88, 24 से 27 इतना काफी है एक सिविल सर्वेंट के लिए, उसको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि अच्छा 1950 भी है, 3115 भी, अब इतना आप तैयारी करने लगेंगे ना तो अननेसेसरी इतना फैक्ट और फिगर कहां पे रखोगे भाई। 83, 88, 24, 27 बस काफी है, नथिंग एल्स, हो गया। क्योंकि तुमको ये बताओ, एक चीज समझाओ मुझे, कि सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़ने से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे? नहीं कर पाओगे। बिहार स्पेशल के बाद तुमको साइंस भी पढ़ना है। साइंस में तुमको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर इसके बाद इसका करंट अफेयर तो अलग से, चलो करंट अफेयर तो एक अलग सेक्शन ही हो गया। फिर इसमें तुमको टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद से तुमको पॉलिटी भी पढ़ना है। फिर उसके बाद से जियोग्राफी भी पढ़ना है। अब जियोग्राफी में जाओगे तो इंडियन जियोग्राफी पढ़ो, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ो, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ो। फिर तुमको इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तुमको जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री। फिर तुमको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तुमको जो है और भी कितना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर भी हो गया। करंट अफेयर बिहार का अलग से पढ़ना है। फिर तुमको वो पढ़ना है, क्या नाम है, नेशनल और इंटरनेशनल अलग से पढ़ना है। फिर तुमको जो है मैथ वही पढ़ना है। फिर तुमको रीजनिंग भी पढ़ना है। अरे बताओ, जब तुमको 24, ये बताओ भाई, 27, 31, 15, 24, 20, 10 इतना याद करने का समय है क्या? ये हमारे जो टीचर है ना, जो ये तैयारी कराते हैं ज्यादातर लोग, मैं किसी टीचर के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इतना फैक्ट, इतना फैक्ट, इतना फैक्ट, मतलब रट्टू तोता बनवाना चाहते हो क्या? रट्टू तोता बनवाना चाहते हो क्या? तुम यहाँ पे ये समझाओ ना कि भाई 27 डिग्री है, 27 डिग्री से अगर हम 24 डिग्री है, और 24 डिग्री से अगर हम 27 डिग्री पे जा रहे हैं, तो बताओ कितने मिनट का फर्क होगा, टाइम का क्या डिफरेंस होगा? अरे कॉन्सेप्ट पढ़ाओ ना, ये रटवाने में लगे हैं 27, 31, 15, 27। अरे नहीं, 24, 27 हो गया, काफी है, इससे ज्यादा नहीं जानना है हमें। 24, 27, 83, 88 काफी है। ये टीचर अगर बताए कि हाँ, अगर 83 से अगर हम 88 डिग्री पे जा रहे हैं तो 1 डिग्री में कितना मिनट का फर्क होता है, क्या टाइम का फर्क होता है ना? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है ना? तो ये 24 डिग्री से 27 डिग्री, 3 डिग्री का फर्क जो है, ये कितने मिनट का फर्क हो जाएगा? अगर यहां पे मान लो कि मैं चल रहा हूं तो 5:40 हो रहा है, और यहां पे पहुंचूंगा तो कितना मिनट होगा? यहां पे उस समय कितना मिनट हो रहा होगा, कितने मिनट का फर्क होगा? हालांकि इंडिया में एक ही टाइम जोन है, टाइम जोन का भी फर्क होता है। इंडिया में हमने एक ही टाइम जोन बना रखा है, कन्याकुमारी से लेके आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, अरुणाचल से लेके गुजरात तक देख लीजिए, एक ही टाइम जोन है हमारे पास। डिमांड उठता है कि ठीक है 2 टाइम जोन होने चाहिए। आप फ्रांस में चले जाइए, आप रशिया में चले जाइए, वहां पे मल्टीपल टाइम जोन है, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है। इसीलिए हम आपको, मैं दिल्ली में रहूं तो, बिहार में रहूं तो एक ही टाइम दिखता है हमें। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली जाएंगे, अगर आप जियोग्राफी को समझते हुए जाएंगे, तो 24 डिग्री पे कोई और टाइम होगा और 27 डिग्री पे कोई और टाइम होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब जो यूएसए में टाइम है वो इंडिया में टाइम नहीं हो सकता ना। अब वो टाइम तो अलग चीज है यार, वो समझाने में टाइम लग जाएगा, है ना, उसको छोड़ो। यहां तक चीजें क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। अब देख लो, ये ध्यान से देखना इसको, ये बहुत काम का चीज है। तो मैंने आपको बताया कि 1905 के पहले, 1905 के पहले, ये देखिए, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सभी जो हैं पहले बिहार के हिस्सा थे। पहले क्या थे? ये सभी जो है बिहार के हिस्से थे। 1905 में बंगाल का बंटवारा होता है। 1905 में बंगाल का बंटवारा होता है, और आपको पता ही है कि बंगाल का बंटवारा क्यों किया गया। बंगाल का बंटवारा हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर इनको वापस लेना पड़ा, वो अलग कहानी है। तो बंगाल का जो बंटवारा हुआ उसका एक ही मकसद था, टू डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। क्योंकि अगर भारत के हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाते तो इन ब्रिटिशर्स को भागना पड़ता। यही तो आइडिया, यही तो फिलॉसफी, यही तो कॉन्सेप्ट अपनाया महात्मा गांधी ने। उन्होंने कहा कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमें क्या करना है, इनका असहयोग करना है। जब हम इनका असहयोग करना शुरू कर देंगे, देन दे विल अल्टीमेटली लीव आवर कंट्री। लेकिन जब इन ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अब देख लीजिए ना कितना डाइवर्सिटी है भारत में। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतना डाइवर्स कंट्री कोई है दुनिया में? नहीं मिलेगा आपको भाई, बहुत डाइवर्सिटी है भारत में। भारत को तोड़ना चाहते थे उन्होंने, रिलीजियस ग्राउंड पे, कम्युनल ग्राउंड पे भारत को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल से उसकी शुरुआत की, बंगाल को 2 भाग में बांट दिया ताकि हिंदू और मुसलमान जो है अलग हो जाए। नहीं तो ये सब जो है उस समय, उस टाइम पीरियड में 1905 के समय में ये सब एक ही था। ठीक है, फिर हमसे
पहले बंगाल अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर हमसे जो है उड़ीसा अलग हो गया, सॉरी फिर पहले बंगाल अलग हो गया, ये बंगाल अलग हो गया, फिर हमसे ये उड़ीसा अलग हो गया, फिर हमसे झारखंड अलग हो गया, और फिर जो है अल्टीमेटली आज का बिहार ऐसा दिखता है हमें। समझ में आ गया? इनके पहले बंगाल को आप हटा दीजिए, फिर धीरे धीरे आप उड़ीसा को हटा दीजिए, फिर झारखंड हटेगा, और फिर बिहार ऐसा हटेगा। अब तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मिथिला, मैं नहीं चाहता कि बिहार का और भी बंटवारा हो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सिलेबस में हमारा आएगा, रीजनलिज्म कहते हैं। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म जैसे आप यूपी को देख लीजिए, यूपी से टूटकर बना उत्तराखंड, और यूपी में अभी डिमांड हो रहा है कि भाई वहां पे हरित प्रदेश बनाया जाए। हरित प्रदेश जो पूर्वांचल का जो एरिया है, वैसे ही गुजरात में सौराष्ट्र बनाने का डिमांड उठ रहा है, जैसे अभी तेलंगाना बना 2014 में, आपने देखा होगा। तो अलग अलग इसको रीजनलिज्म कहते हैं। ये मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मेंस का टॉपिक है रीजनलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? ये देख लिया मैप आपने, अब देख लीजिए ये। फिर हमसे झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया हमसे, ये है झारखंड अलग हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हुआ कब, कैसे क्या कहानी है, ये मैं आपको बता देता हूं। 12 डेट याद रखना, 12 दिसंबर 1911 को सबसे पहले अनाउंस किया गया कि भाई एक सेपरेट स्टेट बनेगा बिहार, दिल्ली दरबार में। तो दिसंबर 1911 में अनाउंस किया गया कि भाई एक सेपरेट स्टेट बन जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, फिर 22 मार्च 1912 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हुआ, और इसीलिए 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत किसने की? भारत के मुख्यमंत्री। अरे यार भारत के नहीं, एडिटर थोड़ा कट लगा देना यार, भारत के नहीं। बच्चे कहेंगे कि सर भारत के मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक बिहार में शासन किया, उन्होंने, श्री नीतीश कुमार, उन्होंने जो है बिहार में एक नई चीज की शुरुआत की। उन्होंने बोला हम बिहार दिवस मनाएंगे। अरे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो हम बिहार दिवस भी मनाएंगे। गर्व होना चाहिए हमें अपने मातृभूमि पे, अपने जन्मभूमि पे। तो क्या एक दिन अपने मातृभूमि जन्मभूमि के लिए नहीं दे सकते? उन्होंने शुरू किया भाई, और उन्होंने जो है एक बिहार दिवस पे गाना भी है, आपने सुना भी होगा। तो 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुई कि एक बिहार बनेगा, दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई। अब जॉर्ज पंचम वो कहानी बहुत अलग है, वो जानना नहीं है आपको। 22 मार्च को नोटिफिकेशन इशू हो गया कि ठीक है बिहार बनेगा, और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को हमारा बिहार जो है वो सेपरेट स्टेट बन जाता है। लेकिन उस समय के बिहार में आपको झारखंड भी देखने को मिलेगा, उस समय के बिहार में आपको उड़ीसा भी देखने को मिलेगा। ठीक बात है। अब देख लीजिए 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा हमसे अलग हो गई। ये वही ओडिशा है जिसमें लंबे समय तक बीजू जनता दल के जो लीडर थे नवीन पटनायक जी, उन्होंने शासन किया। अभी तो वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। नाम बताना है क्या है वहां के मुख्यमंत्री का नाम? मोहन मांझी नाम है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोहन मांझी नाम है क्या? एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक समय क्वेश्चन पूछते बताओ श्रेयसी सिंह जो है, जो एक प्लेयर भी हैं और मंत्री भी हैं, वो कहां से सीट जीत कर आई हैं विधानसभा में? बिहार विधानसभा में वो कहां से, जमुई से जीत कर आई है क्या? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी मुख्यमंत्री का भी पूछ देता है कि बताओ कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई नाम याद रख लेना आप लोग, है ना। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो हमसे अलग हो गया, और फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद आज का बिहार हमें ऐसा दिखता है। देखो रीऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं ना, रीऑर्गेनाइजेशन, तो ये ध्यान रखना है, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में 565 रजवाड़े थे, 565 से ज्यादा ही। प्रिंसली स्टेट कहते हैं इनको, और इन सारे प्रिंसली स्टेट को कंसोलिडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन उस समय जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, और फाइनली इंडिया को क्या किया? कंसोलिडेट किया। जब हमने इंडिया को कंसोलिडेट किया, फिर डिमांड उठा रीऑर्गेनाइज करने का, रीऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको पता होगा कि जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, उसी समय कांग्रेस ने ये प्रॉमिस की थी कि भाई हम जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का बाउंड्री का डिमार्केशन करेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी, उसके बाद और भी बहुत सारी कमेटी बनती गई। लेकिन 1953 में फाइनली जब पोट्टी श्रीरामल्लू आंध्र प्रदेश के, उन्होंने फास्टिंग की, 56 दिन तक फास्टिंग की, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद से जो है ये डिमांड उठा कि भाई अब तो स्टेट बनाना पड़ेगा, और सारे जगह दंगे होने लगे। लोग जो है रोड पे उतर गए। डिमांड उन्हें फजल अली कमीशन बनाई, उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, फिर स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन हुआ। यानी कि हमने देखा कि भाई स्टेट के अंदर, यानी कि ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो भारत के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ये हमने देखा। और लेटेस्ट में तेलंगाना जो है एक नया राज्य बनकर भारत में उभरा है। तो रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो पहले हमने क्या कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पहले तो 565 थे भाई,
500 को कंसोलिडेट करना इज अ बिग चैलेंज। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, आयरन, सॉरी स्टील नहीं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बिकॉज ही प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो अगर अब हम इस मैप को दोबारा देखें तो अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या समझ में आ जाएगा कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार स्टेट, बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूड मॉडर्न, ये कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को हो गया ना, ये 1 अप्रैल 1912 को। फिर ये हट जाएगा 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा हट गया आपके अंदर से, फिर बिहार और झारखंड बचा, और फिर फाइनली अगर आप देखेंगे तो कौन सा डेट है? ये है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार हमारा ऐसा बन गया। तो हुआ क्या, ध्यान से समझ लीजिए। बिहार में जब बिहार ऐसा बना तो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 37, और 37 के बाद एक डिस्ट्रिक्ट और बना, इसका नाम था अरवल। तो बिहार में अभी टोटल जो है कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 38, और 2 जो है हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो टोटल बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38, पहले कितने थे? 37। जब ये दोनों अलग हुए उस समय बिहार के पास जो है 54% लैंड था। कितना? 54%, और इनके पास कितना था? 45%। झारखंड के पास चला गया 45, बिहार के पास रह गया 54%। ठीक है, तो झारखंड के पास अगर देखा जाए तो उस समय जो है 18 डिस्ट्रिक्ट थे, और 18 से बढ़कर अभी कितने हो गए हैं? तो ये हो गए 24 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि झारखंड में अभी हो गए 24 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हो गए अभी 38 डिस्ट्रिक्ट। उस समय कितने थे? तो उस समय थे 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 से बढ़ के हो गया 24। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट टिल हेयर? इफ देयर इज नो डाउट तो हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, और फिर जो है कल की क्लास में आने वाले टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कल से शुरू करेंगे, और वो होगा हमारा फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स को हम लोग कल देखेंगे। या कंप्लीट कर लेते हैं यार, 2 मिनट का काम है, फिर जो है कल जो है हम लोग ठीक है, अच्छा इतना ही पढ़ना है हमें। चलो भाई देख लेते हैं। तो फाउंडेशन डे देख लीजिए आप। फाउंडेशन डे क्या है? 22 मार्च, मैंने आपको पहले ही बताया। फाउंडेशन डे जो है वो हमारा 22 मार्च है। 22 मार्च क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है ऑफिशियल क्या हुआ था? अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन इशू हुआ था। अनाउंसमेंट तो हमारा उस दिन हुआ था 11 तारीख को। ठीक है, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो 22 मार्च 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना है। पॉपुलेशन कितना है हमारा? पॉपुलेशन देख लीजिए, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इतना है, और फिर जो है कास्ट सेक्शन जब हुआ था, कास्ट सेंसस जब हुआ था तो इतना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ है लगभग। और फिर से अभी जनगणना हो रही है, जनगणना हो रही है तो फिर से जो है रिवाइज डेटा हमारे पास आएगा, तो लगभग 2 करोड़ तो बढ़ ही गए होंगे यार 2 साल में। 3 साल हो गए अब तो, 26 खत्म होने वाला है, तो 3 करोड़ तो बढ़ ही गए होंगे। तो लगभग अनुमान लगा लो 16 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या होगी। नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है? 345, मैंने बता दिया, 343। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो 483 हो जाएगा। एलिवेशन जो है यानी कि समुद्र तल से जो है 173 फीट है। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है 112 सेंटीमीटर होता है। पूरे इंडिया का अगर जो है एरिया में अगर देखा जाए, एरिया में तो 2.86 जो है एरिया में परसेंट है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत कितने नंबर पे आता है? रसिया, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से आपने पढ़ा होगा, अमेरिका, भारत कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एरिया के मामले में पूरे भारत का अगर 100% अगर एरिया है तो उस 100% में से 2.86% यानी कि लगभग जो है 3% के आसपास जो है बिहार का एरिया है, लगभग 3% के आसपास। ठीक है, एरिया यानी कि एरिया में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो 12वें नंबर पे आता है। ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। इसीलिए क्या होगा, मान लो, इसीलिए क्या होगा कि मान लो आपके पास एरिया है इतना और इसमें 10 लोग रह रहे हैं, और आपके पास एरिया है इतना और इसमें 2 लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा? डेंसिटी इसमें ज्यादा है और डेंसिटी इसमें कम है, घनत्व ज्यादा हो जाता है अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो बिहार के साथ यही दिक्कत है कि 2.86% ही सिर्फ लैंड है, लेकिन भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। एरिया के मामले में पूरे भारत में 12 नंबर पर आता है, 12th नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में 3 नंबर पे आता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की ज्यादा क्यों है? एरिया कम, जनसंख्या ज्यादा। और जनसंख्या क्यों ज्यादा होता है? देखो, भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सब के जड़ में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन इज द इशू। अब देखो यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कारण क्या है? पॉपुलेशन। क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है,
क्राइम तो हर जगह ज्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा क्राइम उतना भी ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा तो क्राइम भी कम होगा, सब तो आपस में रिलेटेड होते हैं। समझ में आ रही बात? तो पॉपुलेशन तो एक मेजर इशू है ना, उसको हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये डिवीजन कितने हैं ये सब तो फैक्ट है, तो डिवीजन 9 है। डिस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे तो 38 है। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरवल है, जो कि 38वां डिस्ट्रिक्ट है। सब डिवीजन 101 है। ब्लॉक 534 है। पंचायत जो है 8058 देखने को मिलेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आपको 19 देखने को मिलेंगे। 19 सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सहरसा है। और म्युनिसिपल काउंसिल आपको 88 देखने को मिलेंगे बिहार में। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बिहार का। नगर पंचायत आपको 154। पुलिस डिस्ट्रिक्ट मिलाकर अगर आपको जो है 40 हो जाएगा। 38 तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं बगहा और नौगछिया, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो टोटल मिला के ऐसे बिहार में 40 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 38 डिस्ट्रिक्ट और 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट मिला के, ठीक है। अब यहीं पे हम रोकते हैं, कल जो है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार। आई थिंक आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ बहुत क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास से कोई भी बच्चा जब क्लास से बाहर जाता है, यानी कि क्लास को कंप्लीट करता है, तो उसके मन में रत्ती सा भी डाउट रहे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने अपना अप्रोच बदला है, अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। अब आपको 30 से 40 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 30 से 40 क्वेश्चन आपको एनालिटिकल देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। फैक्ट्स फिगर्स यानी लूसेंट पढ़ने से, घटना चक्र बनाने से अब काम नहीं चलेगा। ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट, घटना चक्र इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, लेकिन क्वेश्चंस का अप्रोच अब बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन एनालिटिकल आ रहे हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी को जबरदस्त रखिए, और एसडीएम डीएसपी बनने का जो आपका सपना है वही हमारा सपना है। आपका गोल और हमारा गोल मैच करता है। कैसे सर, कैसे मैच करता है? आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आपको एसडीएम और डीएसपी बनना है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल यह है कि हमारा हमसे पढ़ने वाला हर बच्चा जो भी अपना लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को वो अचीव करे, उस लक्ष्य को वो प्राप्त करे। तो हमारा और आपका गोल तो सेम ही है, और जब हमारा और आपका गोल सेम है तो हमारा लक्ष्य एक और है। लक्ष्य ये है कि जिस दिन आपका पीडीएफ में वो नाम आ जाए, पीडीएफ के पहले पन्ने में आपका नाम आ जाए, उस दिन आपसे तो 1 किलो मिठाई तो जरूर मांगूंगा मैं, या फिर आप खुद लेकर आएंगे। विचार कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।